हेलो। चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर का। चैप्टर चल रहा है हम लोगों का सॉल्यूशन में हम लोग ने पिछले वीडियो में सारे कंसंट्रेशन टर्म जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स को ख़त्म कर लिया था। अब आगे है जो यानी कि सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं उनको देखेंगे। तो सॉल्यूशन का प्रकार जो है वह डिपेंड करता है यानी कि फेज़ के ऊपर। तो यहाँ पर देख लेते हैं प्रावस्था के अनुसार से यानी फेज़ के अकॉर्डिंग टू फेज़ विलियन सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले विलियन के प्रकार पढ़ेंगे। प्रावस्था के अनुसार विलियन के प्रकार। प्रावस्था के अनुसार विलियन के प्रकार। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इंग्लिश हो जाएगा इसका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू फेज। अकॉर्डिंग टू फेज। तो फेज का अर्थ होता है प्रावस्था। तो यहाँ पर देखेंगे प्रावस्था के अनुसार से जो फेज है वो फेज कितने प्रकार के होते हैं यानी कि। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन जो बनता है, जो विलियन बनता है, ये दो कंपोनेंट से होकर के बनते हैं। एक जो होता है विलिय सॉल्यूट और जो दूसरा होता है वो होता है विलायक अर्थात सोलवेंट होता है। तो यहाँ पर विलेय और विलायक। अब यहाँ पर हम लोग जो यानी कि विलियन बनाते हैं उसमें विलेय और विलायक होता है। तो सपोज दैट मान लेते हैं कि आप लोग कभी घर में शिकंजी बनाए होंगे। तो शिकंजी में यानी कि हम लोग चीनी लेते हैं और पानी लेते हैं। चीनी जो रहता है यानी कि विलेय के रूप में रहता है, इसकी मात्रा क्या होता है, ये कम मात्रा में होता है। कम मात्रा में होता है विलेय चीनी, और ये क्या होता है, सॉलिड होता है। ये कैसा होता है, सॉलिड होता है। और जो विलायक जो लेते हैं शिकंजी बनाने के लिए सोलवेंट, वह क्या रहता है, H2O लेते हैं, जल लेते हैं, पानी लेते हैं। तो पानी कैसा रहता है, ये लिक्विड रहता है, ये लिक्विड रहता है। तो जब हम दोनों को यानी कि जब चीनी को पानी में अच्छी तरह से मिश्रण कर देते हैं, मिला देते हैं, तो क्या बनता है, हमारा शिकंजी बनता है। और वह शिकंजी कैसा होता है, लिक्विड होता है। और जो चीनी होता है अपना ही जो फिजिकली जो स्टेट होता है उसको चेंज कर देता है, अर्थात तो वह सॉलिड रहता है और सॉलिड से किस चीज़ में चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन है फेज के अनुसार से, यहाँ पर फेज के अनुसार से यानी सोल्यूशन जो है वह किसके ऊपर डिपेंड करता है, फेज के ऊपर डिपेंड करता है। और फेज जो है यानी कि सोलवेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि सोलवेंट कैसा है, लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है। यानी जैसा सोलवेंट होगा सॉल्यूशन वैसा ही बनेगा। तो यहाँ पर अगर विलेय जैसे यहाँ पर सॉलिड है, विलायक लिक्विड है, तो यानी कि सॉल्यूशन कैसा बनेगा, हमारा लिक्विड बनेगा। तो यहाँ पर यानी कि फेज जो डिपेंड करता है यानी कि सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, विलायक के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये जो है ये किस प्रकार में है, यानी ये कैसा है। यानी कि विलायक यानी सॉलिड है, गैस है या लिक्विड है। तो इसके अनुसार से जो विलियन है यानी कि ये जो विलियन है वह 9 प्रकार के होते हैं। तो कुल यानी इसके अकॉर्डिंग टू फेज यानी कि कितने होंगे, 9 प्रकार के होंगे। तो कुल 9 प्रकार के विलियन होते हैं, विलियन होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कुल 9 प्रकार के विलियन होते हैं, जो कौन कौन होते हैं। तो यहाँ पर हम सबको साथ लिखेंगे। यहाँ पर होगा सॉल्यूट, अर्थात यहाँ पर रहेगा हमारा विलेय, और यहाँ पर रहेगा सोलवेंट। सोलवेंट क्या है तो विलायक,
विलायक, और यहाँ पर बनेगा हमारा सॉल्यूशन अर्थात विलयन, और यहाँ पर रहेगा एग्जाम्पल अर्थात उदाहरण। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं जो सॉल्यूट है उसको हम सॉलिड लेते हैं एक नंबर में। यहाँ पर जो वी लिया है ये हम लेते हैं, कैसा लेते हैं हम, सॉलिड लेते हैं अर्थात जो ठोस लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, सॉलिड लेते हैं अर्थात ये कैसा होगा, ठोस होगा, ठोस लेते हैं। और सोलवेंट भी है, सोलवेंट भी हम क्या लेते हैं, सॉलिड ही लेते हैं। यहाँ पर सॉलिड ही लेते हैं, ठोस ही लेते हैं। तो यहाँ पर अब विलयन किस प्रकार का होगा, अब विलयन यानी कि जिसकी मात्रा अधिक होगी विलयन उसी में कन्वर्ट होता है। तो विलायक क्या है, ठोस है, ठोस है तो विलायक यानी ठोस की मात्रा और भी अधिक होगा, और ये ठोस जब घुलेगा तो ये विलयन कैसा बनेगा, ये भी है सीधी सी बात है, ये सॉलिड बन जाएगा, ये भी क्या होगा, ठोस होगा, ठोस विलयन होगा। अब यहाँ पर जैसे अब उदाहरण में ले लेते, उदाहरण में Cu का Ag में मिश्रण होना, जैसे Cu का Ag में मिश्रण, Cu का Ag में मिश्रण क्या कहलाता है, Cu भी हमारा क्या है, सॉलिड है, Ag भी हमारा सॉलिड है। तो Cu का Ag में मिश्रण क्या कहलाता है, सॉलिड विलयन कहलाता है। अब जैसे दो में देख लेते हैं, यहाँ पर विलय जो है हम चेंज करते चल जाते हैं। जैसे यहाँ पर सॉलिड था तो यहाँ पर हम लिक्विड कर लेते हैं, लिक्विड कर लेते हैं, लिक्विड अर्थात ये द्रव हो जाएगा। और ये जो सॉलिड है विलायक जो है, सोलवेंट जो है, यहाँ पर हम सॉलिड ही रखेंगे। तो यहाँ पर किसकी यानी विलायक की मात्रा अधिक होगी, यहाँ पर ये लिक्विड है और ये सॉलिड है, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वह कैसा होगा, ये सॉलिड ही होगा, यहाँ पर ये सॉलिड ही होगा। तो यहाँ पर ये विलयन हो गया सॉलिड। अब यहाँ पर उदाहरण में ले लेते हैं, जैसे Hg का Na में अम्लगम, Hg का Na में अम्लगम, यानी Hg जानते हैं, Hg क्या है, लिक्विड है, Na क्या है, सोडियम है जो सॉलिड है। तो Hg लिक्विड है और Na क्या है, हमारा सॉलिड है। तो Hg का Na में अम्लगम होना क्या है, एक सॉलिड यानी कि लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन है जो हमारा सॉलिड रूप में प्राप्त होता है। अब आगे देखते हैं तीसरा में, तीसरा में सॉलिड है, लिक्विड है, और यहाँ पे इसको ले लेते हैं गैस, गैस। और ये जो है सोलवेंट जो विलायक है हम सॉलिड ही रखते हैं, सॉलिड ही रखते हैं। तो ये कैसा बनेगा, अब सीधी सी बात है, ये भी बनेगा सॉलिड ही, क्योंकि सॉलिड की ही मात्रा अधिक होगी। अब जैसे इसके उदाहरण में ले लेते हैं, तो इसके उदाहरण में आ जाएगा H2 का PD में H2 का PD विलयन, PD विलयन। यहाँ पर जानते हैं H2 क्या है, गैस है, और PD क्या है हमारा, PD या PT दोनों हो सकता है। H2 का PT विलयन हमारा क्या कहलाता है, सॉलिड कहलाता है, जो गैस सॉलिड विलयन होता है, जिसमें गैस सॉलिड विलयन होता है। अब आगे 4 नंबर में देखते हैं। अब जो यहाँ पर है सॉलिड जो है, अब ये इसको कर देते हैं। अब यहाँ पर आगे लेते हैं। अब यहाँ पर जो सॉलिड जो है, अब यहाँ पर सॉलिड को हम फिर से यहाँ पर हम सॉलिड ले लेते हैं, सॉलिड ले लेते हैं। और यहाँ पर हम अब सॉल्वेंट को चेंज करते हैं, यहाँ पर हम इसको हम लिक्विड कर देते हैं, लिक्विड कर देते हैं। तो यहाँ पर अब कैसा बनेगा सॉल्यूशन, अब कैसा बनेगा, तो सॉलिड है और लिक्विड है, तो लिक्विड की मात्रा अधिक होगी, तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन बनेगा लिक्विड। और इसका एग्जाम्पल कैसा हो जाएगा, एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा जल में घुला ग्लूकोज, यहाँ हो जाएगा जल में घुला ग्लूकोज हो गया। जल जानते हैं लिक्विड है, और ग्लूकोज क्या होता है, एक सॉलिड होता है। तो जल में घुला ग्लूकोज हो गया ये हमारा। अब आगे देखते हैं 5 नंबर में। तो 5 नंबर में सॉलिड है, अब इसको हम लोग लिक्विड कर लेते हैं, और ये जो है लिक्विड ही रहेगा,
लिक्विड रहेगा। तो लिक्विड का सॉल्यूशन कैसा बनेगा हमारा, लिक्विड ही बनेगा, लिक्विड ही बनेगा। जैसे देख लेते हैं, जल में घुला अल्कोहल, जल में घुला अल्कोहल, जल में घुला अल्कोहल, जल भी हमारा क्या है, लिक्विड है, अल्कोहल भी हमारा लिक्विड है। अब आगे 6 नंबर में देखते हैं। तो यहाँ पर ये सॉलिड लिक्विड और ये हो जाएगा गैस, और यहाँ पर ये भी रहेगा हमारा लिक्विड ही रहेगा, लिक्विड ही रहेगा। तो ये कैसा बनेगा, लिक्विड बनेगा, लिक्विड बनेगा। तो इसके एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जल में घुला O2 गैस, जल में घुला O2 गैस, जिसे आप सभी देखे भी होंगे, जैसे थम्स अप को खोलते हैं तो उसमें से गैस निकलता है, गैस की तरह रहता है, गैस निकलता है। तो ये हो गया गैस, लिक्विड जो रहेगा क्या हमारा, लिक्विड रहेगा। जैसे जल में घुला O2 गैस, जल भी क्या है हमारा, जल हमारा लिक्विड हो गया, और O2 हमारा क्या हो गया, गैस हो गया। अब आगे देखते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में यहाँ पर तो 7 नंबर में इसको हम फिर से सॉलिड करते हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे सॉलिड लिक्विड, और ये हो जाएगा हमारा गैस। तो सॉलिड गैस, तो यहाँ पे सोलवेंट क्या है, गैस है, तो सॉल्यूशन भी हमारा क्या बनेगा, गैस ही बनेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल में लेते हैं, कपूर का N2 गैस में मिश्रण, कपूर का N2 गैस में मिश्रण। कपूर हमारा क्या है, सॉलिड है, N2 क्या है, गैस होता है। कपूर का N2 गैस में मिश्रण हमारा क्या कहलाएगा, सॉलिड गैस सॉल्यूशन कहलाएगा, विलेन कहलाएगा। अब 8 नंबर में देखते हैं। तब 8 नंबर में है लिक्विड गैस हो जाएगा, यहाँ पर लिक्विड, और ये हो जाएगा गैस। तो ये कैसा बनेगा, गैस ही बनेगा। जैसे क्लोरोफॉर्म तथा N2 गैस का मिश्रण, जैसे यहाँ पर हो जाएगा क्लोरोफॉर्म तथा N2 गैस का मिश्रण। अब यहाँ पे 9 नंबर में हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा गैस, और ये भी हो जाएगा गैस, और ये भी हो जाएगा गैस। तो गैस गैस ये हो गया, तो इसका हो जाएगा O2 तथा N2 गैस का मिश्रण, O2 तथा N2 गैस का मिश्रण। तो ये हमारा 9 प्रकार का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, विलयन हो गया, जो हमको 9 प्रकार का हो गया जो विलयन होता है। तो इसमें हमको सबसे अधिक पढ़ना है, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है 2 ही प्रकार के विलयन को पढ़ना है, 2 ही प्रकार का मिलेगा। एक जो है 4 नंबर है सॉलिड का लिक्विड में, और एक 6 नंबर है गैस का लिक्विड में। तो यही दोनों लोगों का हमको क्या करना है, पढ़ना है, एक सॉलिड लिक्विड और एक गैस लिक्विड में। एक गैस लिक्विड में पढ़ना है और एक सॉलिड लिक्विड में पढ़ना है। सॉलिड का लिक्विड में सोल्युबिलिटी और गैस का लिक्विड में सोल्युबिलिटी अर्थात विलयता अर्थात घुलनशीलता। तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे कि गैस जो है, गैस का लिक्विड में घुलना अर्थात गैस लिक्विड में कैसे घुलता है, घुलने के बाद क्या बनाएगा। तो ये तो घुलने के बाद यानी लिक्विड सॉल्यूशन ही बनेगा, मगर गैस लिक्विड में कैसे घुलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि गैस को लिक्विड में घुलने के लिए क्या क्या होना चाहिए कि गैस लिक्विड में घुल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग का टॉपिक है द्रव्य विलायक में गैसीय विलय का घुलनशीलता। यहाँ पे बना लेते हैं, द्रव्य विलायक में गैसीय विलय का घुलनशीलता या इसको विलयता भी बोलते हैं, विलेयता। यहाँ पे घुलनशीलता या विलयता दोनों हम लोग बोल सकते हैं।
दोनों हम लोग बोल सकते हैं। तब यहाँ पे इसको हम इंग्लिश में लिख लेते हैं, solubility of gas solute, solubility of gas solute in liquid solvent। यहाँ हो जाएगा इन लिक्विड सोलवेंट, लिक्विड सोलवेंट। यहाँ पे देखना है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस सोलिड इन लिक्विड सोलवेंट में। तब यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले देखना है कि अब यानी कि गैस सॉल्यूट को लिक्विड सोलवेंट में कैसे घुलेगा, इसके लिए क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे पहले जैसे मान लेते हैं, एक मान लें कि कंटेनर लेते हैं। यहाँ पे एक हम कंटेनर ले रहे हैं और इस कंटेनर में यहाँ पर जो है लिक्विड है, इस कंटेनर में यहाँ पर लिक्विड है और यहाँ पर गैस है, गैस है। तो यहाँ पर लिक्विड है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या होगा, ये लिक्विड है और ये गैस है। तो ये गैस है, तो इसको मतलब कि इसमें घुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, घुलाने के लिए ऊपर से हम लोगों को प्रेशर देना पड़ेगा। जैसे थम्स अप का चाहे कोको कोला को बोतल को खोलते हैं, तो बोतल को खोलने के बाद उसमें से क्या निकलता है, गैस निकलता है, क्योंकि उसमें से आंशिक दाब अर्थात प्रेशर, उसमें से प्रेशर के द्वारा उसको क्या किया गया रहता है, घुलाया गया रहता है। तो यहाँ पर अगर ये लिक्विड है और इसमें गैस को घुलाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। प्रेशर को ऊपर से बहुत जितना अधिक प्रेशर देंगे वह यानी कि गैस जो है लिक्विड में घुल जाएगा। तो ये सबसे पहले यानी कि अब खुद से यानी कि सोचिए कि जब गैस को लिक्विड में घुलाना है तो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि गैस को घुलाना है अर्थात सॉल्यूट को घुलाना है, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घुलाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले डिपेंड करेगा जो यानी कि इसका गैस का नेचर होगा, गैस का किस प्रकार का नेचर है। तो फर्स्ट नंबर यानी कि इसका फैक्टर हो जाएगा, यानी कि नेचर ऑफ गैस, गैस के प्रकृति के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी इसका फैक्टर। जैसे फर्स्ट नंबर में हो जाएगा नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस, गैस का प्रकृति। तो ये गैस के प्रकृति के ऊपर डिपेंड करेगा कि गैस किस प्रकृति का है। तो अगर गैस जो है, अगर पोलर गैस होगा, अगर पोलर गैस होगा पोलर गैस होगा तो ये पोलर सोलवेंट में आसानी से, यानी कि पोलर सोलवेंट में ये आसानी से घुल जाएगा। पोलर सोलवेंट, अगर पोलर गैस और पोलर सोलवेंट हो तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, यानी कि घुल जाएगा। अब पोलर गैस क्या होता है, अर्थात अब यहाँ पे जानेंगे पोलर क्या होता है। पोलर का हिंदी होता है यहाँ पे ध्रुवीय, ध्रुवीय गैस, और यहाँ पर हो जाएगा ध्रुवीय सोलवेंट यानी ध्रुवीय विलायक, और ये यहाँ पर हो जाएगा ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय विलायक हो गया यहाँ पर। तब यहाँ पर देखेंगे ध्रुवीय, ध्रुवीय क्या होता है, जैसे ध्रुवीय कहने का अर्थ, पोलर कहने का अर्थ कि एक जैसा चार्ज नहीं होना चाहिए, एक जैसा मोलिक्यूल या एक जैसा इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम लोग HCl को लेते हैं, तो HCl को लेंगे तो HCl एक क्या है, पोलर है, HCl एक पोलर गैस है। जैसे यहाँ पर HCl जो है, HCl के ऊपर यानी कि H प्लस और Cl के ऊपर माइनस रहता है। तो ये हमारा क्या है, पोलर, अर्थात जिसमें समान प्रकार का यानी कि चार्ज नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुवीय बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ध्रुवीय पोलर होगा। अब यहाँ पे पोलर सोलवेंट, जैसे पोलर सोलवेंट में ले लेते हैं तो पोलर सोलवेंट H2O हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज होता है और ये हाइड्रोजन से क्या रहता है, जुड़ा हुआ होता है, जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। तो ये हमारा क्या हो, इसमें ये आसानी से क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, ये आसानी से इसमें घुल जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस प्लस माइनस रहता है, ये आसानी से घुल जाएगा। वही अगर N2 हो,
H2 हो, N2 हो, H2 हो, O2 हो, तो ये सब नहीं घुलेगा। क्योंकि ये सब नहीं घुलेगा क्योंकि ये सब जितना ये सब नॉन पोलर होता है। ये सब क्या है, ये सब पूरा नॉन पोलर होता है। तो नॉन पोलर कहने का अर्थ जो समान प्रकार के मॉलिक्यूल से बनता हो उसको नॉन पोलर कहते हैं। तो ये हमारा 11th का ही है पोलर और नॉन पोलर के लिए। तो यहाँ पर ये हो गया, यानी कि जो समान प्रकार का हो, अर्थात अगर पोलर गैस हो तो पोलर गैस और पोलर सॉल्वेंट हो तो ये आसानी से सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब दूसरा जो है, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर अर्थात ताप। टेम्परेचर अर्थात यहाँ पर हो जाएगा ताप। तो टेम्परेचर के लिए, ताप के लिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे सीधी सी बात है, ताप के लिए अगर यहाँ पे हम ताप, अगर ये मान लेते हैं ये लिक्विड है और ये गैस है यहाँ पर, तो जब इसमें अगर हम हीट देते हैं, जब यहाँ पर हम किसी चीज़ से अगर इसको हीट देंगे तो ये गैस क्या होगा, गैस यानी कि, और यानी कि ये बढ़ेगा। गैस यानी कि इसमें आंशिक दबाव यानी कि ये बढ़ने लगेगा। तो जब ये बढ़ेगा, लिक्विड देंगे तो ये और गैस जो है फैलने लगेगा। तो फैलने लगेगा तो ये टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो इसकी सोलुबिलिटी अर्थात जो विलीयता है कम हो जाएगी, अर्थात ये घुलेगा नहीं और फैलने लगेगा, ऊपर की ओर निकलने लगेगा। तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर को क्या करेंगे, अगर टेम्परेचर को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो सोलुबिलिटी ऑफ गैस का क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं, ताप को अगर बढ़ाते हैं तो यहाँ पे सोलुबिलिटी अर्थात विलीयता, घुलनशीलता गैस का, ये जो ऊपर गैस है, सॉल्यूट जो है गैस का, ये क्या होने लगेगा, घटने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो ये कम होने लगेगा। तो अगर टेम्परेचर को क्या करेंगे, अगर बढ़ाएंगे तो सोलुबिलिटी गैस का क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। सोलुबिलिटी गैस का कम होने लगेगा। अगर टेम्परेचर क्या होगा, अगर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर अगर हमारा बढ़ता है तो सोलुबिलिटी कम होना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को हमेशा कम रखना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार से होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोलुबिलिटी घटेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि लिक्विड और गैस का सॉल्यूशन आसानी से हो जाए, जैसे लिक्विड और गैस का जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाए, आसानी से बन जाए सॉल्यूशन, तो ऐसा जो सॉल्यूशन है वह एक्सोथर्मिक होता है। ऐसा सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहे तो ऊष्माक्षेपी रिएक्शन कहलाता है। ऊष्माक्षेपी रिएक्शन कहलाता है। तो ऊष्माक्षेपी रिएक्शन में होता है जो एनर्जी जो होता है, एनर्जी को यह बाहर फेंकता है। एनर्जी को क्या करेगा, एनर्जी को ये निकाल करके बाहर फेंकेगा। एनर्जी को जब ये बाहर फेंकेगा तो इसके लिए जो डेल्टा एच जो होता है, डेल्टा एच अर्थात ये हो जाएगा चेंज एंथैल्पी। तो डेल्टा एच जो होता है ये डेल्टा एच माइनस होना चाहिए, डेल्टा एच माइनस होना चाहिए, अर्थात चेंज एंथैल्पी जो है माइनस होगा। तो जब चेंज एंथैल्पी माइनस होगा तो डेल्टा एस भी हमारा क्या होगा, माइनस होगा। डेल्टा एस माइनस डेल्टा एस यानी कि एंट्रोफी होता है। एंट्रोफी का अर्थ होता है फ्रीडम, स्वतंत्रता। तो जब तक यानी कि ये डेल्टा एस यानी कि गैस का जो डेल्टा एस जो है एंट्रोपी है, अर्थात जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता जब तक ले कम नहीं होगा तब तक लिए आसानी से इसमें घुलेगा नहीं। अर्थात स्वतंत्रता अगर ये डेल्टा एस अगर प्लस है तो इसकी स्वतंत्रता क्या होगी, अधिक होगी, जो चारों तरफ ये घूमता रहेगा, फैलता रहेगा, आगे की ओर और बढ़ता रहेगा, अर्थात ये इसमें लिक्विड में घुलेगा नहीं। तो इसके लिए डेल्टा एस हमारा क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, और डेल्टा एच भी माइनस होना चाहिए। एंट्रोपी और एंथैल्पी का जो चेंज है दोनों माइनस होना चाहिए, तभी ये जा करके क्या होगा, इसमें घुल जाएगा। तो इसके लिए जैसे हम देखते हैं बादल जो है, बादल क्या होता है, यानी कि स्वतंत्र है, फ्रीडम है, वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, मगर उसमें से पानी क्या होता है, गिरता है। यानी जब बारिश होता है तो पानी वो क्या होता है, गिरने लगता है। तो जब पानी जब गिरता है तो उसकी स्वतंत्रता जो होती है घट जाती है, उसकी स्वतंत्रता घट जाती है, अर्थात वो घटने लगता है, फ्रीडम घट जाता है। तो इसी तरह से अगर
डेल्टा एस जो है, तो डेल्टा एस यानी कि जब कम होगा तो इसकी स्वतंत्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो जब स्वतंत्रता घटेगी तो ये चारों तरफ घूमेगा नहीं उतना, और ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जब प्रेशर ऊपर से देंगे तो ये धीरे धीरे लिक्विड में मिल जाएगा। तो इसके लिए जब इसको हम थर्मोडाइनेमिक्स के द्वारा देखते हैं तो इसमें एक इक्वेशन होता है, जैसे डेल्टा जी इजकल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, टी डेल्टा एस होता है। तो इसमें अगर डेल्टा जी हमारा यानी कि गिब्स ऊर्जा या इसको मुक्त ऊर्जा भी बोलते हैं, तो डेल्टा जी इजकल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी एस होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये जो रिएक्शन है यानी कि ये जो घुलना चाहता है इसको हम स्पॉन्टेनियस यानी कि ये स्वतः अपने आप घुल जाए, इसको अगर चाहते हैं स्पॉन्टेनियस यानी कि अपने आप घुल जाए, तो इसके लिए डेल्टा जी है, ये जो डेल्टा जी का वैल्यू है, ये डेल्टा जी का वैल्यू क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। डेल्टा जी अगर माइनस होगा तभी ये जाकर के क्या हो जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। तो डेल्टा जी यानी कि अगर हम चाहते हैं कि ये लिक्विड और गैस यानी कि आसानी से अपने आप स्वतः अगर मिल जाए, तो स्वतः मिलने के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। ये डेल्टा जी माइनस होना चाहिए, तो यहाँ पर रखते हैं तो ये डेल्टा एच है, तो डेल्टा एच का वैल्यू हमारा क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर रखेंगे तो ये माइनस जी ई हो जाएगा। और ये डेल्टा जो एस है यहाँ पर, तो डेल्टा एस का वैल्यू क्या है, माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस टी डेल्टा एस। अगर हमको इसको स्वतः घुलाना है तो डेल्टा जी क्या होना चाहिए हमारा, डेल्टा जी माइनस होना चाहिए। तो डेल्टा जी अगर माइनस करना है तो यहाँ पे टी जो है टेम्परेचर का जो वैल्यू है हमको कम करना पड़ेगा, टेम्परेचर का वैल्यू क्या करना पड़ जाएगा, यहाँ पर हमको कम करना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर कम रहेगा, अगर टेम्परेचर कम रहेगा तो तब डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, माइनस में आएगा, और ये अपने आप घुल जाएगा, ये अपने आप क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो यहाँ पर इसके अनुसार से थर्मोडाइनेमिक्स के अनुसार से भी देखेंगे तो डेल्टा जी का यानी डेल्टा जी माइनस के लिए हमारा टेम्परेचर को क्या करना पड़ रहा है, यानी कम करना पड़ रहा है। अर्थात टेम्परेचर जब कम होगा तब यानी कि इसका सोल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर लिक्विड गैस अगर सॉल्यूशन हो, विलियन हो, तो उसमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। टेम्परेचर घटाएंगे तो उसका सोल्युबिलिटी आगे की ओर और बढ़ेगा। अब आगे देखते हैं, यानी कि अब इसमें आगे देखते हैं तीसरा नंबर जो टर्म है, यानी कि फर्स्ट हो गया नेचर ऑफ गैस, सेकेंड हो गया टेम्परेचर, और जो थर्ड होता है इसका फैक्टर हुआ है हमारा प्रेशर। तब यहाँ पर हम लोग देखते हैं 3 नंबर जो है प्रेशर अर्थात दाब। तो ये सीधी सी बात है, ये सिंपल सी बात है, यानी कि जब गैस और लिक्विड का है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें हम प्रेशर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। जब प्रेशर यानी कि जितना प्रेशर बढ़ेगा सोल्युबिलिटी उतना ही अधिक होगा, अर्थात सोल्युबिलिटी इसकी सोल्युबिलिटी है ये भी क्या होगा हमारा, बढ़ेगा। प्रेशर जितना अधिक होगा सोल्युबिलिटी हमारा उतना ही अधिक होगा। अर्थात यहाँ पर क्या होगा, P प्रोपोर्शनल हो जाएगा सोल्युबिलिटी का, P प्रोपोर्शनल हो जाएगा सोल्युबिलिटी। अर्थात जब प्रेशर बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी भी बढ़ेगा। तो इसी के अनुसार से हेनरी ने अपना लॉ दिया, इसी के द्वारा हेनरी ने क्या किया, लॉ दिया। तो यहाँ पर देखते हैं हेनरी का लॉ क्या था। तो यहाँ पर हेनरी के लॉ में देखते हैं, इसी के अनुसार से हेनरी लॉ देखते हैं। हेनरी लॉ, तो हेनरी लॉ में होता है, हेनरी लॉ ने इसी के अनुसार से P प्रोपोर्शनल सोल्युबिलिटी, तो यहाँ पर क्या है P प्रोपोर्शनल सोल्युबिलिटी। तो यहाँ पर सोल्युबिलिटी है क्या, सोल्युबिलिटी अर्थात घुलनशीलता अर्थात यानी कि जो उसमें घुलता है, तो घुलता क्या है, वी लिया। तो वी लिया को डिफाइन करने के लिए यानी बहुत सारा यानी कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म लिया गया है। तो बहुत सारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, सांद्रता जो है यानी जैसे मोलरता है, मोललता है, मोल फ्रैक्शन है। तो इसके लिए यानी सोल्युबिलिटी के लिए इसमें से कोई एक क्या करता है,
कोई एक को हमको लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन को लेते हैं। मोल फ्रैक्शन को लेते हैं क्योंकि मोल फ्रैक्शन जो है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट भी है, क्योंकि हमको इसमें तो टेम्परेचर बढ़ाना नहीं है, टेम्परेचर यानी कि क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर लो होना चाहिए। तो इसमें एक्स यानी एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन जो एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन है। और इसके लिए हम आसानी से भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, यानी आसानी से भी इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि टोटल यानी मोल ऑफ सॉल्यूट बाई टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन के लिए टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते थे। यहाँ पर हम लेंगे तो P प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, यानी कि मोल अंश हो जाएगा, यानी मोल अंश या मोल फ्रैक्शन कहेंगे हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग मैथमेटिकली जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनल को जब हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लगता है, तो यहाँ पर P इक्वल टू KH एक्स कर देंगे, KH एक्स, जहाँ पे ये KH को हम लोग KH को क्या कहा गया, हेनरी कांस्टेंट अर्थात हेनरी स्थिरांक कहा गया। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, हेनरी स्थिरांक है। हेनरी स्थिरांक कौन हो जाएगा, KH हो जाएगा। और P जो हमारा क्या हो जाएगा, P आंशिक दाब हो जाएगा, पार्टियल प्रेशर हो जाएगा। तो यहाँ पर P यानी कि क्या होगा हमारा, आंशिक दाब होगा P। अब यहाँ पर देखते हैं x क्या होगा, तो x यहाँ पर किसको यानी निकालेगा, यानी कि सोलुबिलिटी। तो सोलुबिलिटी यानी कि सोलुबिलिटी किसको मान रहे हैं, जो विलीयता है, जो घुलनशील होता है। तो घुलनशील कौन होगा, विलीय होगा। तो ये क्या होगा, गैविलीय। तो विलीय इसमें कौन है, सोलूट है, इसमें विलीय यानी कि सोलूट है। तो कौन सोलूट है, गैस सोलूट है, ये गैस सॉलिड है, यानी इसमें हम लोग गैस सॉलिड के बारे में पढ़ रहे हैं। और लिक्विड सोलवेंट है, और लिक्विड क्या है इसमें हमारा, लिक्विड सोलवेंट है। तो गैस सॉलिड होगा, तो यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन होगा वो किसके लिए होगा, सॉलिड गैस के लिए होगा। तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हमारा हो जाएगा यानी गैस विलीय का मोल अंश। तो यहाँ पे हो रहेगा मोल अंश गैस विलीय का मोल अंश अर्थात मोल फ्रैक्शन होगा एक्स। अब यहाँ पर हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं कि हेनरी के लॉ को कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हेनरी के लॉ को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हेनरी के लॉ को डिफाइन कर देते हैं अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। हेनरी ने अपने लॉ में क्या कहा, तो किसी विलियन में गैस का मूल अंश विलियन में गैस का मूल अंश, किसी विलियन में गैस का मूल अंश उस विलियन के ऊपर, उस विलियन के ऊपर वर्तमान, उस विलियन के ऊपर वर्तमान गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। तो यही बात है, यानी कि किसी विलियन में गैस का मूल अंश, तो गैस का मूल अंश हो गया एक, जो है हमारा क्या होगा, गैस का मूल अंश हो जाएगा, जो आंशिक दाब के क्या होगा, समानुपाती होगा, अर्थात P समानुपाती क्या होगा, गैस का मूल अंश x होगा। अब इसको हम लोग हटा लेते हैं, यानी कि KH x हो जाएगा, जो हम लोग इसको हेनरी लॉ कहते हैं। यही हमारा हेनरी लॉ कहलाता है। अब यहाँ पर एक बात देख लेते हैं, अगर P को अगर हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, यदि प्रेशर को हम लोग क्या रखेंगे, प्रेशर को अगर हम लोग कांस्टेंट रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x प्रोपोर्शनल इन्वर्सनल KH हो जाएगा।
के एच हो जाएगा। तो एक्स समानुपाती 1/kh हो जाएगा, यानी कि उल्टा में हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर के एच के वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पर पी को कांस्टेंट रखने के बाद तो यहाँ पर के एच के अगर वैल्यू को क्या करेंगे, अगर हम बढ़ाते हैं तो ये यूनिवर्सल में तो के एच के वैल्यू को अगर बढ़ाएंगे तो एक्स क्या होगा हमारा, एक्स जो है के एच के वैल्यू को बढ़ाएंगे तो एक्स जो है हमारा कम होगा। तो एक्स जब कम होगा, के एच के वैल्यू को बढ़ाएंगे तो एक्स हमारा कम होगा। तो यहाँ पर एक्स, तो एक्स क्या है हमारा, एक्स यानी कि गैस विलीय का मूल अंश है, अर्थात ये विलीय है, मूल अंश जो घुलना है यानी कि विलीयता है, सोलुबिलिटी है, अर्थात सोलुबिलिटी क्या होने लगेगा, एक्स जो है हमारा क्या होगा, सोलुबिलिटी होगा। तो ये सोलुबिलिटी क्या होने लगेगा, सोलुबिलिटी जो है हमारा कम होने लगेगा। जब के एच के वैल्यू जब बढ़ेगा तो सोलुबिलिटी अर्थात गैस के विलीय का मूल अंश कम होने लगेगा, अर्थात सोलुबिलिटी घटने लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग पीछे देखें कि टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे तो सोलुबिलिटी क्या होगा, सोलुबिलिटी क्या होगा, घटेगा। तो ये सेम वही टर्म ना है कि यहाँ पर अगर के एच को बढ़ा रहे हैं तो सोलुबिलिटी क्या हो रहा है, घट रहा है, और टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो सोलुबिलिटी घट रहा है। अर्थात सीधी सी बात है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो के एच का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा, अर्थात टेम्परेचर प्रोपोर्शनल के एच होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो के एच अर्थात हेनरी कांस्टेंट भी बढ़ेगा, अर्थात जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो के एच भी बढ़ेगा। तो ये हो गया बहुत ही यानी कि इम्पोर्टेंट है ये, यानी जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो के एच क्या होगा, यानी किसी भी गैस के लिए, किसी गैस के लिए जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हेनरी कांस्टेंट भी क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो आज का टर्म हमारा यहीं पे खत्म होता है, यानी कि हेनरी लॉ। अब जो आगे है जो हमारा चलेगा, जो वाष्पन दाबता वेपर प्रेशर है वो आगे चलेगा। अब ये टर्म हमारा समाप्त हो।